हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इंडियन इंग्लिश लिटरेचर पर पहले भी 2-4 वीडियो अपलोड की गई हैं मेरे चैनल पर। आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के नाम से। और आज हम करने वाले हैं इंडियन इंग्लिश लिटरेचर की मैराथन क्लास। तो आज की क्लास में हम सारे टॉपिक्स, सारे राइटर्स और उनके वर्क्स सब कुछ कंप्लीट करने वाले हैं। साथ ही हम इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में जो चीज़ें अहम हैं, जो हमें एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं, उससे रिलेटेड भी हम आज पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जब हम इंडियन इंग्लिश लिटरेचर की बात करते हैं तो हमारे मन में यही क्वेश्चन आता है कि कब से क्या शुरू हुआ। जैसे कि ब्रिटिश लिटरेचर में है, कभी पहले तो वहाँ पर पोइट्री आ रही थी, वहाँ पर सोनेट्स थे, उसके बाद ड्रामास प्लेज आए, उसके बाद फिर नोवेल है जो उसके वो सब आए। तो इसी तरह जो इंडियन इंग्लिश लिटरेचर है उसमें भी ऐसे ही हुआ। आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैंने वाइट बोर्ड पर मेंशन किया है कि पहला नोवेल, पैम्फलेट, प्ले, बुक और जो पहला इंडियन था जिसको नोबेल प्राइज़ मिला, वो सब मैंने मेंशन किए हुए हैं यहाँ पर। तो जब हम इंडियन इंग्लिश लिटरेचर की बात करते हैं तो इससे क्या मतलब है। इंडियन इंग्लिश लिटरेचर का मतलब है कि इंग्लिश लिटरेचर जो कि इंडियंस के द्वारा लिखा गया। ओके, जो फर्स्ट बुक थी वो लिखी गई ट्रेवल्स ऑफ डीन मोहम्मद। ठीक है, और ये 1793 में जो है पब्लिश हुई थी। और यह मोहम्मद की जो ट्रैवल है उसका नैरेटिव है। और अगर हम बात करें पहले नोवेल की, तो जो पहला नोवेल था इंग्लिश में इंडियंस के द्वारा वो था बंकिम चंद्र चटर्जी का राजमोहन्स वाइफ, जो कि 1864 में अपीयर हुआ। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं अगर पैम्फलेट की, तो पैम्फलेट जो है 1806 में अपीयर हुआ। और इसके अलावा अगर बात करें कि नोबेल प्राइज़ सबसे पहले हमारे इंडिया में किसने जीता, तो पहले इंडियन जिन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता उनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर की एक पोएम कलेक्शन है गीतांजलि, जो कि 1912 में अपीयर हुई थी। और उसी के लिए इन्हें रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल प्राइज़ मिला। और ये पहले ऐसे इंडियन हैं जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है। तो ये हमने जाना इंडियन इंग्लिश लिटरेचर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। इसके अलावा आपको इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में सभी राइटर्स पढ़ने को मिलेंगे। आप जानते होंगे ट्रायो। ट्रायो क्या है? मुल्क राज आनंद, राज आनंद के जो दोस्त थे राजा राव, आर के नारायण, ये तीन हैं, इनको ट्रायो बोला जाता है। ये भी मैं आपको इनकी ट्रिक सिखाऊंगी ताकि आप भूलें ना और ना पजल हों। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे ट्रायो की, जो कि इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में है। उसमें 3 राइटर्स हैं, मुल्क राज आनंद, आर के नारायण और राजा राव। अगर आपको ये ऐसे याद नहीं होते तो आप याद कर सकते हैं 3R मतलब है मुल्क राज आनंद, आर के नारायण और राजा राव। ठीक है, और जो आर के नारायण हैं इनका पुरम था राशिपुरम कृष्णा स्वामी और नारायण। और जो ये आर के है, आगे आने वाली जो वीडियो में हम आगे पढ़ने वाले हैं कि इन्होंने अपने नाम के आगे आर के क्यों लगाया। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर हमारे लिए वैसे ही इम्पोर्टेंट राइटर बन जाते हैं, क्योंकि इन्होंने इंडिया में जो पहले ऐसे थे जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला, ये हम पढ़ चुके हैं पीछे। तो अब हम बात करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर के वर्क्स के बारे में और थोड़ा उनके बारे में जान लेते हैं। जो रविंद्रनाथ टैगोर है उनको जो गांधी जी ने क्या कहा था, गुरुदेव कहा था। और इसके अलावा गीतांजलि जो उनका वर्क था 1913 में, इसे नोबेल प्राइज़ दिया गया और इसके 6 पार्ट्स हैं। इसके अलावा इन्होंने 8 नॉवेल्स लिखे हैं और 4 नोवेलाज लिखे हैं। और अगर हम बात करें इनके वर्क्स की, तो इन्होंने लिखा है नातिरपूजा, चंडालिका, द पोस्ट ऑफिस, चैत्रा। और जो इनकी गीतांजलि जो वर्क है, इसे नोबेल प्राइज़ तो मिला ही, साथ में हम इसमें स्पिरिचुअलिटी, नेशनलिज्म, ये सब थीम्स, लव की थीम्स, ये सब इसमें हम देखते हैं। जो रविंद्रनाथ टैगोर है, इन्होंने नेशनल एंथम है जो, वो भी इन्हीं का है। और एकला चलो चलो एकला, ये भी इन्हीं का ही फेमस सॉन्ग है।
एक बहुत इम्पोर्टेंट बात ये है इनके वर्क गीतांजलि की, कि जो गीतांजलि वर्क है इसका जो प्रीफेस है, ये प्रीफेस W.B. यीट्स ने लिखा था। ठीक है, तो हमने रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में ये सब जाना कि रविंद्रनाथ टैगोर ने 8 नॉवेल्स लिखे हैं, 4 नोवेलाज लिखे हैं, गीतांजलि लिखा है जो कि 6 पार्ट में डिवाइडेड है, और W.B. यीट्स ने जो है इसका प्रीफेस लिखा था, और इसके लिए इन्हें 1913 में नोबेल अवार्ड भी मिला था। और गांधी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव भी कहा था। और इसके अलावा इन्होंने नेशनल एंथम एकला चलो, ये सॉन्ग जो फेमस सॉन्ग्स हैं ये भी इन्हीं के हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट राइटर हैं वो हम पढ़ रहे हैं अमित चौधरी। अमित चौधरी जिनका जन्म 1962 में कलकत्ता में हुआ, बट जो ये है बॉम्बे में ये बड़े पले बड़े थे। और इसके साथ ही जो अमित चौधरी हैं उनको भी अवार्ड्स मिले हैं, इसके बारे में हम इनके वर्क्स के साथ ही जान लेंगे। तो सबसे पहले हम इनके एक वर्क है उसकी बात करते हैं, अ स्ट्रेंज बुक एंड सबलाइम एड्रेस। 1991 में अपीयर होने वाला इनका यह है वर्क एक नोवेला है, और इसमें शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, 9 शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, और इसने कॉमनवेल्थ अवार्ड भी जीता हुआ है, और इसके साथ ही गार्जियन फ़िक्शन जो प्राइज़ है उसमें भी इसको शॉर्ट लिस्टेड किया गया था। इनका जो यह वर्क है इसमें हम देखते हैं कि 9 स्टोरीज़ हैं एक इंडियन बॉयज़ की। ठीक है, जो स्कूल हॉलीडेज़ में अपने अंकल के यहाँ कलकत्ता में आता है, और जो है लड़का होता है सिर्फ 10 साल का होता है, और उसका नाम अभी होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो वर्क है आफ्टरनून राग। आफ्टरनून राग जो है ये एक स्टूडेंट की स्टोरी है, जब वह ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहा होता है तब के दिनों की बात है। और इसमें साथ ही जो आफ्टरनून राग है ये अडॉप्ट करता है इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक को भी इसी वर्क में, और इसमें इमोशन डिस्प्लेड किए जाते हैं बाय नरेटर, जो कि ठीक है, जो यह फर्स्ट पर्सन में लिखा गया है, और साथ ही ये बात इसके बारे में इम्पोर्टेंट है आफ्टरनून राग के बारे में। नेक्स्ट जो इसका वर्क है आप फ्रीडम, नेक्स्ट वर्क है फ्रीडम सॉन्ग। फ्रीडम सॉन्ग जो है इसमें जो है डिस्क्राइब किया गया है लाइफ हिस्ट्री के बारे में। 2 मिडिल क्लास फैमिली होती हैं जो कलकत्ता से बिलोंग करती हैं उनकी, और इनके जो मेन कैरेक्टर्स होते हैं वो 2 होते हैं, खुक्कू और मिनी। खुक्कू एंड मिनी, ये 2 जो हैं मेन कैरेक्टर्स इसमें होते हैं। इसके अलावा इनका जो नेक्स्ट वर्क हम पढ़ रहे हैं वो है अ न्यू वर्ल्ड। अ न्यू वर्ल्ड जो है इसमें जो स्टोरी होती है जयोजीत चटर्जी की, जो कि डाइवोर्स्ड राइटर होता है, और वह अपने फादर से मिलने आता है कलकत्ता में अपने बेटे विक्रम के साथ। यही इस स्टोरी की मेन थीम होती है। तो ये हमने जाना अमित चौधरी के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट जो राइटर हम पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट राइटर हैं अमिताव घोष। अमिताव घोष जिनका जन्म जो है वो कोलकाता में हुआ था, और ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में एजुकेटेड हैं। इसके साथ ही जो अमिताव घोष हैं वो बंगाली ऑथर हैं, और साथ में लिटरेरी क्रिटिक हैं इंग्लिश लैंग्वेज के। इनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था 2018 में। इसी के साथ इन्होंने बहुत सारे अवार्ड्स जीते हैं, जैसे साहित्य अकेडमी अवार्ड, आनंद पुरस्कार, पद्मश्री, डैन डेविड अवार्ड, और इसके अलावा ज्ञानपीठ अवार्ड भी इनको मिला हुआ है। अब हम इनके जो इम्पोर्टेंट वर्क की बात करें तो वो है द सर्कल ऑफ रीज़न है, द शेडो लाइन्स है, द कैलकटा क्रोमोजोम है, द क्लास पैलेस है, द हंगरी टाइड है। जो द शेडो लाइन जो इनका वर्क है इसकी वजह से ही इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था, और इसमें यह खुद बताते हैं कि इसकी हिस्टोरिकल जो सेटिंग्स है, अमिताव घोष जाने भी जाते हैं इस चीज़ के लिए, इनके जो वर्क्स की हैं फिक्शन और नॉन फिक्शन हो उनमें जो है हिस्टोरिकल सेटिंग्स मिलती हैं। और जो घोष का एक और वर्क है गन्स आइसलैंड, जो यह पब्लिश हुआ था 2019 में पब्लिश हुआ था, जिसमें क्लाइमेट चेंज, ह्यूमन माइग्रेशन ऐसी थीम्स हम देखते हैं। और इसके अलावा द सर्कल ऑफ रीज़न जो वर्क है ये 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है, जिसमें है सत्व, रजस, तमस। सत्व का मतलब होता है रीज़न, रजस का मतलब होता है पैशन, और तमस का मतलब होता है डेथ। और इसमें एक जो सेंट्रल कैरेक्टर है वो होता है एक लड़का जिसका नाम होता है अल्लू, जो कि सिर्फ 8 साल का है, और उसकी जो है एडवेंचर्स जो हैं एज अ मास्टर वीवर वो इसमें बताए गए हैं, कैसे उसे बिल्कुल टेररिस्ट मान लिया जाता है। ये सब द सर्कल ऑफ रीज़न वर्क में हम
पढ़ते हैं। इसके अलावा इनका जो अनदर वर्क है द ग्लास पैलेस, इसमें जो है ये स्टोरी बताते हैं एक ऑर्फन्ड इंडियन बॉय की, और उसके साथ ही स्टोरी चलती है एक रॉयल फैमिली की। ओके, नेक्स्ट जो इनका वर्क है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो है द कैलकट्टा क्रोमोज़ोम, जो 1995 का इंग्लिश लैंग्वेज नोवेल है। और जो इस बुक की सेटिंग है वो भी कोलकाता में ही है, कैलकट्टा में है। और इसके साथ ही कैलकट्टा के अलावा जो है द न्यूयॉर्क सिटी भी इसकी सेटिंग है। नेक्स्ट जो इनका वर्क है द हंगरी टाइड, यह इनका ना फोर्थ नॉवल है द हंगरी टाइड। और इसके साथ ही यह फॉलो करता है मतलब इसमें दिखाया गया है कि एक ट्रायो होता है जो कि रिवर के पास ट्रैवल करते हैं, ठीक है। और इसको भी एक अवार्ड मिला था, हच क्रॉसवर्ड बुक अवार्ड फॉर फिक्शन मिला था 2004 में, ठीक है। ये हमने अमिताव घोष के बारे में जाना, ठीक है। नेक्स्ट राइटर हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट राइटर जो हम पढ़ रहे हैं वो है अमृता प्रीतम। अमृता प्रीतम जो है पॉपुलर इंडियन राइटर हैं और इसके साथ ही लीडिंग पंजाबी लैंग्वेज पोइट भी हैं। इनका जन्म 1919 में हुआ और इसी के साथ ही इन्हें ये अवार्ड मिले हुए हैं, साहित्य अकेडमी, जननपीठ, पद्मश्री और हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी मिला हुआ है इन्हें, पद्म विभूषण अवार्ड। इनके जो फेमस वर्क हैं वो हैं जननपीठ, फेमस जो वर्क है वो है कागज़ से कैनवस, रशीदी टिकट। और इसके अलावा जो है इनको पद्मश्री जो अवार्ड मिला था वो 1969 में मिला था। जो जननपीठ है बाद में मिला था 1989 में। और जो यह जननपीठ अवार्ड है यह इन्हें कागज़ से कैनवस के लिए मिला था, जिसका इंग्लिश सब टाइटल है इंग्लिश टाइटल है द पेपर एंड द कैनवस। ओके, जो अमृता प्रीतम है वो रोमांटिक पोइट है। शी इज़ वाइडली रिमेंबर्ड फॉर हर इमोशनल पोएम। उनकी जो एक इमोशनल पोएम है आज अक्खा वारिस शानू, ये इसके लिए ये फेमस हैं। और रशीदी टिकट जिसका इंग्लिश टाइटल है द रिवेन्यू स्टैम्प। ओके, नेक्स्ट जो राइटर है वो है अनीता देसाई। ये भी इंडियन नॉवलिस्ट हैं जिनका जन्म 1937 में हुआ। और इसके साथ ही ये पॉपुलर नॉवलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर, स्क्रीन राइटर, चिल्ड्रन राइटर, ये सब इनके मतलब ये राइटर हैं। और इसके अलावा अगर हम इनके फेमस वर्क्स की बात करें तो जैसे कि क्राई द पीकॉक, क्राई द पीकॉक जो 1963 में, क्राई द पीकॉक, वॉइसेस ऑफ द सिटी, बाय बाय ब्लैक बर्ड, ये इनके ना फेमस वर्क्स हैं। ये मैराथन है इसलिए यहाँ पर इतने डीप में नहीं पढ़ाया जाएगा, यहाँ पर इनके जो इम्पोर्टेंट बातें हैं और इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं वही बताए जाएंगे। और जिस वर्क के बारे में ये बोला जाए कि इम्पोर्टेंट वर्क है वो तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, या फिर आप गूगल करो, विकीपीडिया पे जाके देखो, या फिर ग्रेड सेवर पे जाकर इनकी समरी जो है आप एक बार गो थ्रू ज़रूर कर लेना। ओके, तो जो अनीता देसाई हैं इनको भी अवार्ड्स जो मिले हुए हैं वो है साहित्य अकेडमी अवार्ड, ठीक है। इसके अलावा इन्हें ब्रिटिश गार्जियन प्राइज़ भी मिला हुआ है, पद्म भूषण मिला हुआ है। और इनका एक नोवेल है फायर ऑन द माउंटेन, इसके लिए इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। क्राई द पीकॉक जो कि 1963 में अपीयर हुआ नोवेल है, इसकी जो प्रोटैगनिस्ट हैं वो माया हैं और गौतम जो है उसके हस्बैंड हैं। ओके, माया जो है वो लव और केयर के साथ उसका पालन पोषण किया जाता है, फिर उसकी शादी जो है वो गौतम से कर दी जाती है। और जो उसकी शादी होती है वो इतनी फ्रूटफुल नहीं होती है और इसकी वजह से वो इंसेन भी हो जाती है। ये क्राई द पीकॉक की स्टोरी है। नेक्स्ट जो वर्क है वो है वॉइसेस ऑफ द सिटी। वॉइसेस ऑफ द सिटी में अमला, निरोध और मनीष, ये तीनों जो हैं इनकी ये सिबलिंग्स होते हैं, इनकी स्टोरी दिखाई गई है। और जो मोनिशा होती है वो ना सुसाइड कर लेती है। और इनकी जो है लाइफ जर्नी जो ये है वर्क है, इसकी सेटिंग भी कैलकट्टा में है, ठीक है। तो हमें ये वॉइसेस ऑफ द सिटी में पढ़ना है। नेक्स्ट जो वर्क है बाय बाय ब्लैक बर्ड। द बाय बाय ब्लैक बर्ड जो है इसका बैकग्राउंड है वो इंग्लैंड में सेट किया गया है। और इसमें जो है इंडियंस की जो सफरिंग्स हैं, फीलिंग्स हैं, उसके बारे में एक्सप्लोर किया गया है। जो बुक है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है अराइवल, सेकंड है डिस्कवरी एंड रिकग्निशन, और जो थर्ड है वो है डिपार्चर। ब्लैक बर्ड जो ये यहाँ टाइटल है इसका मतलब यहाँ पर है इमाइग्रेंट, जो लंदन है
इमाइग्रेंट के बारे में यूज़ किया गया है ब्लैक बर्ड। तो ये जो 3 है ना, ये तो ज़रूर पढ़ने हैं। और एक और है फायर इन द माउंटेन्स। ये 4 आपको अनीता देसाई के ज़रूर से ज़रूर पढ़ने पड़ेंगे। इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं, चाहे वो टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम हो या फिर नेट एग्ज़ाम हो, ठीक है। तो क्राई द पीकॉक, वॉइसेस ऑफ द सिटी, बाय बाय ब्लैक बर्ड। तो आप इसको ना इस ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने बताया था ना फायर ऑन द माउंटेन्स। तो जो फायर ऑन द माउंटेन्स है, ठीक है, पहले है क्राई द पीकॉक 1963 का नोवेल, ठीक है। क्राई द पीकॉक मतलब पीकॉक रो रहा है। सेकंड, फिर इससे क्या होगा, वॉइसेस में वॉइसेस होंगी सिटी में, और फिर लोग उसको ब्लैक बर्ड कह के भगाने की कोशिश करेंगे, और वो क्या है, माउंटेन में चला जाएगा जहाँ फायर होगी, ठीक है। ये ऐसे हम ये याद कर सकते हैं। ये था अनीता देसाई के बारे में, ओके। इनके जो अदर इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं वो हैं वेयर शैल वी गो दिस समर, जिसमें सीता जो है फीमेल प्रोटैगनिस्ट होती है, और सीता जो है फ्रस्ट्रेट हो जाती है, सफोकेट हो जाती है। ये सब स्टोरी हम इसमें देखते हैं। नेक्स्ट जो इसका फेमस वर्क है वो है इन कस्टडी। इन कस्टडी को तो बुकर प्राइज़ के लिए 1984 में शॉर्ट लिस्टेड भी किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट जो वर्क है क्लियर लाइट ऑफ डे, ये मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क है अनीता देसाई का। इसको इनका ऑटोबायोग्राफिकल वर्क भी माना जाता है। और जो ये नोवेल है, ये इसमें 4 सेक्शंस होते हैं। और जो नोवेल की इसकी स्टोरी है जो, वो है दास फैमिली के अराउंड घूमती है। मतलब सेंटर इस नोवेल का दास फैमिली है, ठीक है। और ये वर्क आपको ज़रूर से ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि जो ये नोवेल है सिर्फ एक फैमिली में सेपरेशन की नहीं, बल्कि जो दुनिया में सेपरेशन है उसके बारे में बात करता है। ये नोवेल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हर एक पेपर के लिए। तो आप इस वर्क को तो बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। तो आपको ये तो ज़रूर से ज़रूर पढ़ना है, आज ही पढ़ लीजिएगा। और अगर आपको इसकी समरी चाहिए हो डीप में, तो आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा मेरा वो यही होगा, अनीता देसाई और उसके वर्क्स। नेक्स्ट राइटर हम पढ़ रहे हैं अरविंद एडिगा। अरविंद एडिगा जो कि इंडियन ऑस्ट्रेलियन राइटर हैं और साथ में जर्नलिस्ट भी हैं। और इसी के साथ जो इनको द मैन बुकर अवार्ड मिला हुआ है इनकी बुक के लिए, द वाइट टाइगर के लिए, ठीक है, 2008 में। और इसी के साथ जो ये अरविंद एडिगा हैं, ये इनका जो वर्क है द वाइट टाइगर, जो कि 2008 में अपीयर हुआ, मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क है। इसमें जो मेन कैरेक्टर है वो है बलराम हलवाई। और ये ना जो है इंडिया में जो कई क्लास हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके बारे में यह रिप्रेजेंट करता है, विटी परसेप्शन देता है इंडिया के बारे में। द वाइट टाइगर हैपन्स इन इंडिया। और जो इसके प्रोटैगनिस्ट हैं वो बलराम हलवाई हैं, जो कि लक्ष्मी नगर में एक जो विलेज है, रूरल विलेज है, वहाँ पर पैदा हुए थे। और यहाँ पर ये ब्रोटअप किया जाता है इनको। और यहाँ जो ये अपनी जो स्ट्रगल्स है लाइफ के उनको झेलते हैं। ये सभी इसमें जो है स्टोरी रहती है, ठीक है। तो जो इनका मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क है अरविंद एडिगा का, वो है द वाइट टाइगर। हमें मेनली यही पढ़ना है। इनके जो अनदर वर्क है वो इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि ये, तो ये आपको ज़रूर पढ़ना है। और इनका एक अनदर वर्क है वो है लास्ट मैन इन टावर, जो कि 2011 में अपीयर हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो राइटर हमारी होगी फीमेल राइटर हैं, जिनका नाम है अरुंधति रॉय। नेक्स्ट जो राइटर है वो है अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय जो कि पॉपुलर राइटर हैं, एक्टिविस्ट हैं, नोवेलिस्ट हैं, और ये मेघालय शिलोंग से बिलोंग करती हैं। अरुंधति रॉय को बुकर प्राइज़ मिल चुका है, साथ में इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिल चुका है। और इनका जो मोस्ट फेमस वर्क है वो है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ठीक है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इनका जो है इम्पोर्टेंट वर्क है। और ये भी इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में अनस्किपेबल वर्क है, इसको हम स्किप नहीं कर सकते। इसकी जो स्टोरी होती है यह एक फैमिली जो है उसके बारे में होती है, जहाँ पर ट्विन्स होते हैं, ठीक है। और जो यह स्टोरी है
इसमें इसकी वजह से ही इन्हें अवार्ड मिला था बुकर प्राइज़। ठीक है, तो अरुंधति रॉय के बारे में हमें मेन चीज़ जो है वो यही पढ़नी है। इनका जो अरुंधति रॉय है वो मेघालय शिलोंग से बिलोंग करती हैं। इसके अलावा इन्हें साहित्य अकादमी और बुकर प्राइज़ मिल चुका है। और ये द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है और जिसकी स्टोरी एक फैमिली के अराउंड घूमती है। और इसमें जो मेन कैरेक्टर होते हैं वो होते हैं अम्मू और एमएनएन, कुछ ऐसा ही प्रोनाउंस किया जाता है, एमएनएम। ठीक है, ये सारी ठीक है। एमएमएन ये जो नाम है, आइममन जो भी नाम है, ये एक जगह का नाम है कोट्टयम केरला का। और जो अम्मू है जो मेन फीमेल कैरेक्टर हैं, ठीक है, ये हमें पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट जो हम राइटर पढ़ने वाले हैं उनका नाम है, नेक्स्ट राइटर जो है वो है अरुण जोशी। अरुण जोशी जो कि यूपी से बिलोंग करते हैं। और इनका जो फेमस जो वर्क है वो है द लास्ट लेबरिंथ, जिसमें स्टोरी होती है सोम भास्कर की जो कि 25 इयर्स ओल्ड है। ठीक है, और जिसे कि अपने फादर से इंडस्ट्रियल वेल्थ भी मिलती है। और इनका जो नेक्स्ट वर्क है वो है द फॉरेनर, जिसमें जो है सेंट्रल कैरेक्टर होते हैं सिंधी ओब्रॉय। और जो स्टोरी होती है उसी के अराउंड घूमती है कि कैसे वह अकेलापन फील करता है और बहुत ज़्यादा एनग्जाइटी होती है उसको, ये सब। तो अरुण जोशी के जो ये दो वर्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ने हैं। इसका एक जो अनदर वर्क है वो है द स्ट्रेंज केस ऑफ बिली विश्वास। बिली विश्वास जो है प्रोटैगनिस्ट है द स्ट्रेंज केस ऑफ बिली विश्वास वर्क का। ठीक है, ये वर्क हमें इनके पढ़ने हैं। तो अरुण जोशी जो हैं उनके बारे में बस हमें इतना ही पता होना चाहिए। इनकी स्टोरी भी एक बार बस गो थ्रू कर लेना, ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो जो नेक्स्ट राइटर हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम बादल सरकार। ठीक है, नेक्स्ट है बादल सरकार, जिनका वर्क है द एवम इंद्रजीत। और जो बादल सरकार है वो थर्ड थिएटर से बिलोंग करते हैं। और जो इनका वर्क है एवम इंद्रजीत या द इवाम इंद्रजीत, ये इम्पोर्टेंट वर्क है, ये आपको इसकी समरी पता होनी चाहिए। नेक्स्ट जो हम राइटर पढ़ने वाले हैं वो है स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट जो राइटर है स्वामी विवेकानंद, उनका जो लाइफ स्पैन रहा वो 1863 से लेकर 1902 तक रहा। और इनके जो फेमस वर्क हैं वो है राजयोग, कर्म योग, भक्ति योग, काली द मदर, ये सब इनके वर्क्स हैं। बस हमें इनके बारे में इतना ही जानना है। जो नेक्स्ट मतलब कि ये है कि हम इनके बारे में इतने ज़्यादा जानना है क्योंकि कई बार मैच अप द फॉलोइंग्स आ जाते हैं ना, तो बस ये हो जाता है कि कुछ राइटर्स के हमें ना वर्क्स के जो टाइटल पता होने चाहिए। कुछ क्या होते हैं जो राइटर्स के वर्क्स होते हैं उनके हमें प्रोटैगनिस्ट पता होने चाहिए कि कई बार मैचिंग्स ये देता है कि भाई ये जो प्रोटैगनिस्ट है या फिर जो ये कैरेक्टर है वो किस ऑथर ने दिया है, ये सब। ठीक है, तो इसलिए बस इनके आप टाइटल थोड़े से याद कर लेना, एक बार पढ़ लेना, ध्यान से याद होते हैं तो ठीक है। नेक्स्ट हम जो पढ़ने वाले हैं वो हैं बहुत ज़्यादा फेमस इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के ऑथर, जिनको हम ट्रायो में है जो इंडियन ट्रायो उसमें भी काउंट करते हैं। और इनका नाम है राजा राव, जो कि मैंने ट्रायो में आपको थर्ड नंबर पर बताया था, राजा राव। ठीक है, राजा राव। जो राजा राव हैं इनके द सरपेंट एंड द रोप, द कैट एंड शेक्सपियर, द पुलिसमैन, कांथापुरा, ये सभी इनके फेमस वर्क्स हैं। साहित्य अकेडमी अवार्ड इन्होंने जीता है, तो हम ये सब अभी पढ़ने वाले हैं। राजा राव को पद्म भूषण 1969, पद्म विभूषण 2007, साहित्य अकेडमी 1964, ये सभी अवार्ड्स इनको मिले हुए हैं। इनका जो लाइफ स्पैन रहा वो रहा था 1908 से लेकर 2006 तक। ठीक है, इसके अलावा इन्हें 3 लैंग्वेजेस आती थी, कन्नड़, फ्रेंच और इंग्लिश। ठीक है, ये इनकी जो है मेन लैंग्वेजेस थी। 1942 में इन्होंने जो क्विट इंडिया मूवमेंट है उसमें भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और ओके, और इसके अलावा ये जो है फ्रेंच लैंग्वेज और लिटरेचर भी इन्होंने पढ़ा था। इनके जो फेमस वर्क्स हैं वो हैं, सबसे पहले अगर फेमस वर्क्स में बात की जाए तो वही वर्क आएगा कांथापुरा, जो कि 1938 में अपीयर हुआ, जो कि सिविल डिसओबीडियंस जो मूवमेंट है उसकी उस थीम के साथ डील करता है।
इसकी जो पूरी स्टोरी है, एक कैरेक्टर होता है अचक्का, उसके द्वारा नरेट की जाती है, जो कि एक ओल्ड वुमेन होती है। ठीक है, और यह जो वर्क है इसमें हम गांधी जी का जो है वो भी जिक्र देखते हैं। तो ये वर्क भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें हम छुआछूत जैसी, और जो इंडिया जो अपना झेल रहा था ब्रिटिशर्स के द्वारा, जो शोषण कर रहे थे, वो सब इस वर्क में है। तो कांतापुरा वर्क बहुत ही इम्पोर्टेंट है राजा राव का। जो नेक्स्ट इनका इम्पोर्टेंट वर्क है वो है द सरपेंट एंड द रोप। रोप का मतलब यहाँ होता है रियलिटी, और जो सरपेंट है उसका मतलब होता है इल्यूजन। ठीक है, ये इनका सेकंड नोवेल है। तो देख लीजिए यहाँ पर इल्यूजन वर्सेस रियलिटी, ये सभी इसकी मेन थीम है। और यहाँ की जो मतलब इस जो स्टोरी है वो है सेमी ऑटोबायोग्राफिकल स्टोरी है। और इसके अलावा जो इनका नेक्स्ट वर्क है द कैट एंड शेक्सपियर। जो कैट है वो यहाँ पर रिप्रेजेंट करती है हिंदू कंसेप्ट को, और जो शेक्सपियर है वो यहाँ पर क्या है, एल्यूजन्स दे रहा है। ठीक है, और यहाँ पर हैमलेट का भी जिक्र है। ठीक है, ये इनका द कैट एंड शेक्सपियर है। इसके अलावा इनका एक और मेन जो वर्क है वो है द चेस मास्टर एंड हिज मूव्स, जो कि 3 बुक्स में डिवाइडेड है। वो भी आप पढ़ कर जाना। एक और है कॉमरेड किरिलो, जो कि 1976 में पब्लिश हुआ, और जिसके प्रोटैगनिस्ट हैं पद्मनाभा अय्यर। ठीक है, ये सब इनके फेमस और इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं, ये सब हमें पढ़ने हैं। कांतापुरा, द कैट एंड द रोप, ये आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। तो इनको तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पढ़ना होगा। इनकी स्टार्टिंग लाइन, इनके कैरेक्टर्स, ये सब, और इनके मेन थीम्स क्या हैं, ये सब आपको पढ़ना है। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं कमला दास। कमला दास जिनका लाइफ स्पैन रहा 1934 से लेकर 2009 तक। और जो ये हैं, ये कन्फेशनल पोइट हैं। उन्होंने खुद अपने बारे में एक बात कही थी कि पोइट्री जो है उनके खून में है। तो क्या है, पोइट्री उनके खून में है। पोइट्री वॉज इन हर ब्लड बिकॉज हर पेरेंट्स वर ऑल्सो पोइट्स। उनके जो पेरेंट्स थे वो भी पोइट्स थे, इसी वजह से उनके खून में ही पोइट्री आ गई थी। और इसके अलावा जो है उनकी शादी जल्दी हो गई थी। और उनके जो वर्क्स हैं उनमें एसेज, स्टोरीज़, ये सब हैं। ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स हम इनके वर्क्स में देखते हैं। और जो उसने, ये राइटर हैं कमला दास, इनको केरला साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला हुआ है, जो उनकी मलयालम सीरीज़ थी उसके लिए। इसके अलावा इन्हें एशियन पेन एंथोलॉजी भी मिला हुआ है पोइट्रीज़ के लिए 1964 में, पोइट्री के लिए। और जो इनके वर्क्स हैं, फेमस वर्क्स, वो हैं समर इन कलकत्ता, माई ग्रैंड मदर्स हाउस, द फ्रीक्स, इन लव, एन इंट्रोडक्शन, कृष्णा, फॉरेस्ट फायर, और माई ग्रैंड मदर्स हाउस। जो ये हैं इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं। माई ग्रैंड मदर्स हाउस, ये तो आपने अपनी स्कूल में, कॉलेज में, या फिर मास्टर्स में ज़रूर पढ़ा होगा। तो ये वर्क की तो आपको ना समरी बहुत अच्छे से मिल जाएगी, बहुत इजी वे में भी मिल जाएगी। आप यूट्यूब पर सर्च करो या फिर गूगल पर। ठीक है, इसको ज़रूर पढ़ लेना। नेक्स्ट राइटर हैं गिरीश कार्नाड, जिनका जन्म हुआ 1938 में, और जिनको कन्नड़ और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों आती हैं। पहले इन्होंने अपने वर्क कन्नड़ में लिखे ओरिजिनल, और फिर इनको ट्रांसलेट किया इंग्लिश में। ठीक है, इनके जो 4 फेमस वर्क हैं ये हमें पढ़ने हैं। ययाति, ययाति जो है 1961 में पब्लिश हुआ। ये स्टोरी है हिंदू मिथ के बारे में। ठीक है, इसमें क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी थीम होती है। जो किंग होता है वो अपने सन के पास, बेटों के पास जाता है उनका यूथ लेने बारी बारी से, और कैसे जो है उनके जो 2 बेटे हैं वो मना कर देते हैं, पर जो थर्ड बेटा होता है वो मान जाता है, और थर्ड बेटे को फिर बहुत सारी ग्रैंड सक्सेस मिलती है। नेक्स्ट जो वर्क है वो है हयावदना। हयावदना जो स्टोरी है यह, इसको नाट्यश्री अवार्ड भी मिला हुआ है। यह 1971 का बेस्ट प्ले है, जो कि पब्लिश 1970 में हुआ था। इसमें जो एक औरत होती है वो शादी करती है एक विद्वान से, और उसका एक फ्रेंड होता है। ठीक है, यहाँ पर इसमें ये स्टोरी देखने को मिलेगी कि जो इनकी बॉडीज़ हैं, इसके हस्बैंड की और उसके फ्रेंड की, वो चेंज हो जाती है कैसे। ठीक है, नेक्स्ट जो इनका वर्क है वो है तुगलक। जो ये तुगलक है कन्नड़ में लिखा गया था 1964 में, और कुछ टाइम के बाद इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था। इसके अलावा इसको बहुत सारी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया है। और जो यह वर्क है, इसकी जो स्टोरी है वो है मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। नेक्स्ट जो वर्क है वो है नागामंडल। नागामंडल जो है बेस्ट
मतलब लेटेस्ट प्ले है इंग्लिश में लिखा गया, और यह है फोक टेल्स है जो कर्नाटका उन पर बेस्ड है। ठीक है। नेक्स्ट राइटर है हरबिंदर चट्टोपाध्याय, जो कि बंगाल से बंगाली राइटर हैं। और जो ये हैं, इनका एक ही वर्क हमें पढ़ना है, और वो भी हमें बस जस्ट टाइटल पढ़ना है, सिद्धार्थ मैन ऑफ पीस इन 1956, बस इतना सही करना है। नेक्स्ट जो राइटर हैं वो हैं खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह जो हैं वो, आप सैफ अली खान जो एक्टर हैं उनको जानते ही होंगे, उनके अंकल हैं। ठीक है। और जो ये खुशवंत सिंह हैं, इनका जो लाइफ स्पैन है वो है 1915 से लेकर 2014 तक। ठीक है। 1915 से लेकर 2014 तक इनका लाइफ स्पैन है। जो ट्रेन टू पाकिस्तान है, ये 1956 में अपीयर्ड एक वर्क है। ट्रेन टू पाकिस्तान में हम मनो माजरा जो विलेज है उसकी स्टोरी देखते हैं। ये भी मैंने अपने चैनल पर करवाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार देख लेना, इससे आपको जो है स्टोरी अच्छे से समझ आ जाएगी। इसके अलावा इनके वर्क है हिस्ट्री ऑफ द सिक्स, हिस्ट्री ऑफ द सिक्स पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 है वो जहाँ 1469 से लेकर 1839 तक की है स्टोरी, और बाद में 1839 से 2004 तक की। खुशवंत सिंह ऑन वुमेन सेक्स लव एंड लस्ट, ये भी इन्हीं का ही एक वर्क है। ठीक है। जो नेक्स्ट राइटर हम पढ़ने वाले हैं वो है शशि देश पांडे। शशि देश पांडे जिनका फेमस वर्क है द लॉन्ग साइलेंस, इनका फेमस वर्क है शशि देश पांडे का। शशि देश पांडे जिनका जन्म 1938 में हुआ, इनको कन्नड़ लैंग्वेज आती है। ठीक है, कन्नड़ और संस्कृत। इसके अलावा इनका जो एक वर्क है वो है उमा परमेश्वरम। ठीक है। और जो इनका द लॉन्ग साइलेंस है, ये 1988 में अपीयर्ड नोवेल है। ठीक है, यही हमें इनका मेन करना है। जो नेक्स्ट राइटर हम पढ़ने वाले हैं वो है वी.एस. नायपॉल। वी.एस. नायपॉल का एक जो फेमस वर्क है वो आप सभी को पता होगा, अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास। ठीक है। राइटर का नाम क्या है? वी.एस. नायपॉल। वी.एस. नायपॉल, जिसका फेमस जो वर्क है वो है अ हाउस फॉर मिस्टर बिस्वास। ठीक है। और जो ये वर्क जैसे ही पब्लिश हुआ, वी.एस. नायपॉल जो है बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे इस वर्क के तुरंत बाद। और यह जो नोवेल है वो अपीयर हुआ था 1961 में। इसके अलावा इससे जो पहले इनका वर्क आया था वो था माइगल स्ट्रीट, बट जो ये वर्क है ये इनको ज़्यादा फेमस कर गया था। ओके। जो नेक्स्ट हम राइटर पढ़ने वाले हैं वो है बहुत ही फेमस राइटर, हम पढ़ने वाले हैं ट्रायो में से। हमने राजा राव तो पढ़ लिया है, अब हम जो नेक्स्ट राइटर हैं वो करेंगे। और जो नेक्स्ट राइटर है वो है R.K. नारायण। जो R.K. नारायण हैं, R.K. नारायण जिनका लाइफ स्पैन रहा 1906 से लेकर 2001 तक, इनका फेमस वर्क है स्वामी एंड हिज फ्रेंड्स और द गाइड, मालगुडी डेज, ये सब इनसे रिलेटेड हैं। जब वहाँ भी मालगुडी का नाम आ जाए वहाँ पर तुरंत समझ जाना यहाँ पर R.K. नारायण होगा। और R.K. नारायण को जैसे कि मैंने शुरू में बताया था कि राशीपुरम कृष्ण स्वामी नारायण इनका फुल नेम है। और जो राशीपुरम है, मतलब R फॉर राशीपुरम, ये इनके गांव का नाम है। K फॉर कृष्ण स्वामी, ये इनके पिता का नाम है। तो इन्होंने अपने नाम के आगे अपने गांव और अपने पिता का नाम लगाया हुआ था। और इनको जो है शेक्सपियर, हेनरी जेम्स, चार्ल्स डिकेंस, इन सब से कंपेयर किया गया है। ठीक है। इसके अलावा जो इनके ये वर्क हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेट में तो बहुत बार इस जो वर्क है स्वामी एंड हिज फ्रेंड से बहुत बार क्वेश्चन आते हैं कि कौन क्या गेम खेल रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे, कितने फ्रेंड थे, कौन कौन थे, कैसे क्या स्टोरी हुई। ऐसे ही द गाइड में भी ऐसे ही हैं। ये एक नोवेल है जिसको बाद में फ़िल्म भी बनाई गई थी, जिस पर 1965 में। मालगुडी डेज़ है, द पेंटर ऑफ साइंस है, नेक्स्ट संडे है, द इंग्लिश टीचर है, ये सभी इनके जो है फेमस वर्क हैं। ठीक है। R.K. नारायण पर ना मैंने डिटेल्ड वीडियो अपलोड की हुई है इंडियन इंग्लिश लिटरेचर की प्लेलिस्ट में, आप वहाँ जाकर भी इसे एक बार चेक कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट राइटर हम पढ़ने वाले हैं जो है विजय तेंदुलकर। विजय तेंदुलकर जो हैं
साइलेंस, द फिफ्थ वुमेन, सखाराम बाइंडर, ये इनके फेमस वर्क हैं विजय तेंदुलकर के। इनका लाइफ स्पेन था 1928 से लेकर 2008 तक, और इनके जो वर्क्स होते हैं वो रियल लाइफ बेस्ड प्ले होते हैं। इसके अलावा इनका जो वर्क है सखाराम बाइंडर, ये तो आपने पहले अपने मास्टर्स में पढ़ा ही होगा। इसके अलावा है साइलेंस, द कोर्ट इज़ इन दिस सेशन, ये वर्क है। द वल्चर्स है, ये द फिफ्थ वुमेन है, ये इनके सारे प्लेज हैं। और जो यही इनके हमें पढ़ने हैं। विजय तेंदुलकर भी आजकल जो पेपर्स बनाए जाते हैं, सेट किए जाते हैं, उन एग्ज़ामिनर्स का फेवरेट जो है राइटर में से एक है विजय तेंदुलकर। तो आप इसको भी ज़रूर अच्छे से पढ़ के जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है नेट के लिए या फिर यूजी पीजी मतलब पीजी या टीजीटी के लिए ये, ठीक है। सलमान रश्दी इम्पोर्टेंट इंडियन राइटर हैं, और ये इंडियन ओरिजिन ऑथर्स में से फेमस ऑथर हैं। और इसी के साथ ही इनका जो द सैटनिक वर्सेस है, इसने जो है प्रोवोक्ट किया था मुस्लिम कम्युनिटी को, ये वायलेंट वर्क है इनका। और इसी के साथ ही इनका जो नेक्स्ट वर्क है वो है ग्रीमस। ग्रीमस जो है इनका ना फर्स्ट नोवेल है, जो कि 1975 में पब्लिश हुआ। और इसके अलावा द मूर्स लास्ट साइन, ये भी इन्हीं का वर्क है। नेक्स्ट है मिडनाइट्स चिल्ड्रन। मिडनाइट चिल्ड्रन जो है वो 1981 में पब्लिश हुआ था, और इसको जो है बुकर प्राइज़ मिला था, और बुकर ऑफ बुकर्स भी मिला हुआ है। ओके, और इसके अलावा इनका एक और जो नोवेल है थर्ड, वो है शेम, SHAME, शेम, जो कि शॉर्ट लिस्टेड किया गया था बुकर प्राइज़ के लिए। और जो सैटनिक वर्सेस है इनका, ये इनका फोर्थ नोवेल है। तो ये है फर्स्ट ग्रीमस, सेकंड है मिडनाइट्स चिल्ड्रन, थर्ड है द शेम है, और फोर्थ है द सैटनिक वर्सेस। जो ग्रीमस इनका वर्क है वो एक साइंस फिक्शन है, और जो इसकी स्टोरी है वो इंडिया में ही इसकी सेटिंग होती है। और इसके साथ ही जो इसकी स्टोरी है वो यंग इंडियन के बारे में है, और उस जिसकी जो मदर है वो मर जाती है, और उसके कुछ सेकंड्स बाद उसका जन्म होता है। ये इसकी स्टोरी है, ठीक है। जो सलमान रश्दी हैं, ये अभी फ़िलहाल में ही कुछ टाइम पहले इन पर अटैक भी हुआ था, ये ओके। और जो मिडनाइट चिल्ड्रन इनका वर्क है, जो यह नोवेल है, नरेट करता है की इवेंट्स, हिस्ट्री बताता है इंडिया की, ठीक है। और इसका जो कैरेक्टर होता है वो होता है सलीम सिन्हाई। और इसी के साथ ही 1001 चिल्ड्रन जो हैं वो उनका जन्म हुआ था जब इंडिया ने जो है 1947 में आज़ादी प्राप्त की थी। ये सब हम इस वर्क में इनके देखते हैं। तो जो हमने इनके ये 5 यहाँ पर ये वर्क का नाम जाना, ये सारे ही इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। तो ये सारे ही हमें पढ़ने होंगे। सलमान रश्दी ना जो एग्ज़ामिनर्स होते हैं उनका फेवरेट राइटर है, और ये ज़रूर पढ़ के जाना है आपको। तोरू दत्त नेक्स्ट राइटर हैं। तोरू दत्त ये एक फ़ीमेल राइटर हैं, ठीक है। फ़ीमेल राइटर हैं, नोवेलिस्ट हैं, ट्रांसलेटर हैं, पोइट हैं, और इसके साथ ही इनकी ना बहुत ही जल्दी डेथ हो जाती है। शी डाइड एट अ वेरी यंग एज ऑफ 21, ठीक है। और इनके जो फेवरेट मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं वो हैं आर कैसेनेट्री, लक्ष्मण, इसके अलावा है सावित्री एंड सत्यवान, द लोटस, ओके। ये इनके जो हैं इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं। और इसके अलावा इनके कलेक्शंस भी आए थे पोएम्स के। और जो इनका यह वर्क है लक्ष्मण, इसमें ये दिखाया गया है कि जो सीता हैं, जिनको हम माता सीता बोलते हैं, वो एक नॉर्मल लड़की हैं, और जैसे एक नॉर्मल लड़की अपने पति की सिक्योरिटी के लिए डरती है, ऐसे ही इसमें सीता जो है वो डरी हुई है, ये दिखाया गया है। तोरदत्त को कंपेयर किया गया है कीट्स से। इसके अलावा जो इनका वर्क है कैसरेना ट्री, इसमें जो स्टोरी दिखाई गई है कि दो जो बच्चे हैं वो खेल रहे हैं, और वो खेलते हैं जो, ठीक है, उसमें इमेजरी दिखाई गई है, ट्री के पास वो खेल रहे हैं। और ऑटोबायोग्राफी है ये एक, ठीक है। और जो इनका एक वर्क है द लोटस जो वर्क है इनका, द लोटस द लोटस वर्क में ये दिखाया गया है कि भाई जो ये लोटस फ्लावर है ये कैसे बना था, कि फ्लावर ऑफ बर्थ ऑफ फ्लावर कैसे हुआ, ठीक है। तो जो गॉड ऑफ लव होते हैं वो फ्लोरा के पास जाते हैं, और मतलब जो गॉड ऑफ क्यूपिड है, क्यूपिड गॉड के पास जाते हैं, और जो कहते हैं कि उन्हें एक फ्लावर ऐसा चाहिए, ठीक है, जो वो दे सकें उसे
और फिर जो है यहाँ पर ये जो लोटस फ्लावर है, तो ये जो बनता है, ये दो फ्लावर होते हैं, लिली लिली और जो रोज़ है उसको मिलाकर जो है लोटस फ्लावर बनाया गया था एज अ पर ऑन डिमांड। ठीक है, और ये इसमें दिखाया गया है। और जो ये सत्यवान एंड सावित्री है, ये आपको नाम से ही सजेस्ट होगा, सत्यवान और सावित्री की स्टोरी इसमें है। जो तोरू दत्त हैं, ये भी इम्पोर्टेंट राइटर हैं क्योंकि इनको कीट से भी कंपेयर किया गया है, तो हमें ये बातें इनके बारे में पता होनी चाहिए। और अगर आपको ये डीप में पढ़ना है तोरू दत्त के बारे में, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं।